Hello everyone, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. Friends, we are discussing our series of securities analysis MCQ type questions. इसके पहले हमने 2 सीरीज़ को पढ़ लिया है, अब ये 3rd सीरीज़ है जिसमें हम और MCQ टाइप क्वेश्चंस हमारी सिक्योरिटीज़ एनालिसिस के पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आप इन सारी सीरीज़ को एमकॉम के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि एमकॉम स्टूडेंट्स जिनके एग्ज़ाम्स हैं उन्हें इन क्वेश्चंस का बेनिफिट मिल सके और उनकी स्टडी प्रॉपर तरीके से हो सके। सो लेट्स बिगिन विथ आवर सीरीज़ 3 ऑफ सिक्योरिटीज़ एनालिसिस। फर्स्ट क्वेश्चन, इन द स्टॉक मार्केट psychology, investors forget the past, history repeats itself, more faith in future prediction, A and B। अब स्टॉक मार्केट की जो साइकोलॉजी होती है वो स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी के हिसाब से हिस्ट्री जो होती है वो रिपीट होती है इटसेल्फ। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डो थ्योरी वॉज डेवलप्ड टू एक्सप्लेन न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट मूवमेंट, द डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, सिक्योरिटी मार्केट प्राइस मूवमेंट, द बाय एंड सेल स्ट्रैटेजी। अब डो थ्योरी जो थी वो डेवलप की गई थी एक्सप्लेन करने के लिए बाय एंड सेल स्ट्रैटेजी को। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेयर प्राइसेस मूव आइदर इन डिक्लाइनिंग ट्रेंड और इंक्रीजिंग ट्रेंड, may remain flat for a period of time, the movement of the share prices from a straight line, the decreasing or increasing move may be zigzag। अब शेयर्स के जो प्राइसेस होते हैं वो ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग होते हैं, यानी कि उनका भरोसा नहीं होता है, तो वो इंक्रीज भी कर सकते हैं या डिक्रीज भी कर सकते हैं या जिगजैग भी रह सकते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, वायोलेशन ऑफ अ ट्रेंड लाइन मीन्स मूविंग अवे फ्रॉम द ट्रेंड लाइन, changing the direction, presentation of the trend line, cutting the rising trend line from above। अब जो वायोलेशन ट्रेंड लाइन होती है उसका मतलब होता है प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रेंड लाइन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द बुल मार्केट द स्टॉक प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, ईच पीक इज हायर दैन द प्रीवियस पीक, ईच बॉटम इज हायर दैन द प्रीवियस बॉटम, बी एंड सी। अब बुल मार्केट में क्या होता है, तो बुल मार्केट में ईच पीक जो होता है वो हायर होता है प्रीवियस पीक से और ईच बॉटम जो होता है वो भी हायर होता है प्रीवियस बॉटम से। सो ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ओवरबॉट रीजन इंडिकेट्स, ओवरबॉट रीजन क्या इंडिकेट करता है? मोर शेयर्स आर सोल्ड, द सप्लाई इज मोर, पोटेंशियल फॉल इन द प्राइस लेवल, पोटेंशियल राइज इन द प्राइस शेयर प्राइस। तो ओवरबॉट रीजन जो है वो पोटेंशियल फॉल इंडिकेट करता है प्राइस लेवल की। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द चार्टिस्ट बिलीव्स दैट चार्ट spot the current trend for buying and selling, indicates the future action to be taken, shows the past historic movement, all the above। अब जो चार्टिस्ट होते हैं वो बिलीव करते हैं कि जो चार्ट होता है वो स्पॉट करते हैं करंट ट्रेंड को बाइंग एंड सेलिंग के लिए, इंडिकेट करते हैं फ्यूचर एक्शन को जो होने वाली है, और पास्ट हिस्टोरिक मूवमेंट जो है उन्हें भी शो करते हैं। तो ये सारे जो ऑप्शंस है वो करेक्ट है। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबाउ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द ब्लैक लिटरमैन मॉडल इज गियर्ड टूवर्ड्स डैश while the Trenor black model is geared towards dash। security analysis, security analysis, asset allocation, asset allocation, security analysis, asset allocation, asset allocation, security analysis। ब्लैक लिटरमैन मॉडल जो है वो गियर करता है असेट एलोकेशन को, और वाइल ट्रेनर ब्लैक मॉडल जो है वो गियर करता है सिक्योरिटी एनालिसिस को। सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेनर ब्लैक मॉडल इज अ मॉडल that shows how an investment manager can use security analysis and statistics to construct dash a market portfolio, a passive portfolio, an active portfolio, and index portfolio।
ट्रेनोर ब्लैक मॉडल जो है वो शो करता है हमारी इन्वेस्टमेंट मैनेजर को सिक्योरिटी एनालिसिस एंड स्टैटिस्टिक्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, यानी कि यूज़ ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस एंड स्टैटिस्टिक्स जो है उसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो ये जो ट्रेनोर ब्लैक मॉडल है वो है एक्टिव पोर्टफोलियो। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इन द ट्रेनोर ब्लैक मॉडल द वेट ऑफ ईच सिक्योरिटी इज in the portfolio should be proportional to its alpha or beta, alpha beta residual variance, beta और residual variance, alpha और residual variance। अब जो ट्रेनोर ब्लैक मॉडल है उसमें जो वेट है ईच सिक्योरिटी का पोर्टफोलियो में वो प्रोपोर्शनल होता है उसकी अल्फा बीटा और रेसिडुअल वेरिएंस के साथ। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, जेनसेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स गिव्स इम्पोर्टेंस टू। अब जेनसेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो किसे इम्पोर्टेंस देता है? टू द एसेट कॉम्बिनेशन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, द मार्केट कंडीशन, द प्रेडिक्टिव एबिलिटी ऑफ द मैनेजर। तो जेनसेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो प्रेडिक्टिव एबिलिटी ऑफ द मैनेजर को इम्पोर्टेंस देता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ट्रेनर्स ब्लैक मॉडल the weight of the security in the active portfolio depends on the ratio of dash to dash, the degree of mispricing, the non-systematic risk of security, the degree of mispricing, the systematic risk of the security, the market sensitivity of the security and non-systematic risk of the security, the non-systematic risk of the security, the systematic risk of security। अब ट्रेनोर ब्लैक मॉडल है इसमें जो वेट ऑफ सिक्योरिटी होता है एक्टिव पोर्टफोलियो के अंदर वो डिपेंड होता है रेशो ऑफ डिग्री ऑफ मिस प्राइसिंग टू द नॉन सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ सिक्योरिटी के साथ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पोर्टफोलियो मैनेजर कंसिस्टेंटली ऑब्टेन्स अ हाई शार्प मेजर, द मैनेजर्स फोरकास्टिंग एबिलिटी इज एवरेज, इज अबव एवरेज, इज बिलो एवरेज, डज नॉट एग्जिस्ट। अब पोर्टफोलियो मैनेजर कंसिस्टेंटली ऑब्टेन करता है हाई शार्प मेजर को, तो मैनेजर की जो फोरकास्टिंग एबिलिटी है वो अबव एवरेज होती है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिटिकल वेरिएबल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द सक्सेस ऑफ एक्टिव पोर्टफोलियो इज अल्फा और नॉन सिस्टमेटिक रिस्क, अल्फा और सिस्टमेटिक रिस्क, गैमा और नॉन सिस्टमेटिक रिस्क, गैमा और सिस्टमेटिक रिस्क। अब हमारे एक्टिव पोर्टफोलियो में क्रिटिकल वेरिएबल को डिटर्मिनेट करने के लिए जो सक्सेस होता है वो क्या होता है? तो वो होता है अल्फ़ा और नॉन सिस्टमेटिक रिस्क, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एन एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजर फेसेस यूजिंग द शार्प मेजर, होल्डिंग टू मच ऑफ द रिस्क फ्री एसेट, एक्सप्लॉइटिंग परसीव्ड सिक्योरिटी मिसप्राइसिंग, यूजिंग मीन वेरिएंस एनालिसिस, letting a few stocks dominate the portfolio trade off between। अब जो एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजर होता है वो इनमें से किन किन चीज़ों को फेस करता है? तो एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजर होता है वो एक्सप्लॉइटिंग परसीव्ड सिक्योरिटी मिस प्राइसिंग को फेस करता है और उसी के साथ साथ लेटिंग फ्यू स्टॉक्स डोमिनेट द पोर्टफोलियो ट्रेड ऑफ बिटवीन उसे भी फेस करता है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, the common practice in the traditional approach is to evaluate entire stock market to maximize the expected return for a given level of risk, to evaluate the entire financial plan of the individual, to select the portfolios। अब जो common practice होती है traditional approach की वो उनमें क्या होता है? तो ट्रेडिशनल अप्रोच जो होता है कॉमन प्रैक्टिस का ट्रेडिशनल अप्रोच तो वो होता है इवेल्युएट करने के लिए हमारी फिनेंशियल प्लान को, इंडिविजुअल की एंटायर फिनेंशियल प्लान को इवेल्युएट करना। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नीड फॉर कांस्टेंट इनकम डिपेंड्स ऑन मार्केट रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क, इंटरेस्ट रिस्क, यूनिक रिस्क। अब जो कांस्टेंट इनकम की नीड है वो डिपेंड होती है हमारी इन्फ्लेशन रिस्क पर। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। द हाईली लिक्विड सिक्योरिटी इज म्यूचुअल फंड यूनिट्स, ट्रेजरी बिल्स, शेयर्स, कमर्शियल पेपर्स। हाईली लिक्विड जो सिक्योरिटी है वो होती है ट्रेजरी बिल्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
Next, investors invest more in stocks during their early career period, mid career level, retirement stage with huge money, all the above mentioned period. तो इन्वेस्टर्स जो है वो इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स में ड्यूरिंग अर्ली करियर पीरियड. उनकी जो अर्ली करियर पीरियड होता है उन अर्ली ईयर में वो ज़्यादा डिपॉजिट करते हैं, ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं. ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, an investor is having their portfolio with the combination of stock and bonds in the ratio of 75:25. He is risk averse, risk neutral, a risk taker, active in portfolio management. अगर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में है और उसका कॉम्बिनेशन जो स्टॉक एंड बॉन्ड्स का है वो 75:25 के रेशो के बीच में है तो वो क्या कहलाएगा? तो वो रिस्क टेकर कहलाएगा. Option C is the correct answer. Next question. In the active approach, the investor continuously studies group related risk, market related risk, security specific risk, all above. अब जो एक्टिव अप्रोच है इन्वेस्टर्स का उसमें कंटिन्यूस स्टडीज जो अगर देखें तो उसमें हम देखते हैं कि ग्रुप रिलेटेड रिस्क, मार्केट रिलेटेड रिस्क और सिक्योरिटी स्पेसिफिक रिस्क को हम देखते हैं. सो ये सारे ऑप्शन करेक्ट है. ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑल अबाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन. डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूसेस. डाइवर्सिफिकेशन क्या रिड्यूस करता है? इंटरेस्ट रेट रिस्क, मार्केट रिस्क, यूनिक रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क. डाइवर्सिफिकेशन यूनिक रिस्क को रिड्यूस करता है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. सिंपल डाइवर्सिफिकेशन मीन्स परचेस ऑफ मोर देन 15 स्टॉक, परचेस ऑफ ट्रेजरी बिल्स, परचेस ऑफ लेस देन 15 स्टॉक्स एट रैंडम, परचेस ऑफ लार्ज वैराइटीज ऑफ असेट्स. अब सिंपल डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? तो सिंपल डाइवर्सिफिकेशन में हम 15 स्टॉक्स को रैंडमली परचेस कर देते हैं. तो परचेस ऑफ लेस देन 15 स्टॉक्स एट रैंडम इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, मार्कोविट्ज अप्रोच हैज़ रूट्स इन गुड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, प्रॉपर एंट्री एंड एग्जिट इन द मार्केट, एस्टिमेशन ऑफ स्टॉक रिटर्न, एनालाइजिंग रिस्क एंड रिटर्न रिलेटेड टू स्टॉक्स. अब मार्कोविज अप्रोच जो है उसके रूट्स कहाँ पर है? तो मार्कोविज अप्रोच जो है वो एनालाइज करता है रिस्क एंड रिटर्न रिलेटेड टू स्टॉक्स को. सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रिस्क इन्वॉल्व इन द परचेस ऑफ इन्फोटेक एंड सत्यम कंप्यूटर्स शेयर्स आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एवरेज रिटर्न ऑफ स्टॉक्स ऑफ कंपनीज इंडिविजुअली, कोवैरियंस बिटवीन टू कंपनीज स्क्रिप रिटर्न, वैरियंस ऑफ ईच कंपनी स्टॉक, ऑल ऑफ द अबाउ. अब जो रिस्क इन्वॉल्व होता है परचेस करने में इन्फोटेक एंड सत्यम कंप्यूटर के शेयर्स को, उनको मेजर करते हैं हम वैरियंस के साथ, ईच कंपनी के जो स्टॉक का वैरियंस है उसके साथ. सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, 1965 and by Miller and Scholes 1972, it was found that the average difference between a stock's return and the risk-free rate was dash to its non-systematic risk, positively related, negatively related, unrelated, relatively in a non-linear fashion. तो जो मिलर एंड स्कोल्स थे 1965 एंड 1972 में वो फाउंड किया गया था कि एवरेज डिफरेंस जो है स्टॉक्स के रिटर्न और स्टॉक्स फ्री रेट्स के बीच में, तो वो जो है वो पॉजिटिवली रिलेटेड है इट्स नॉन सिस्टमैटिक रिस्क के साथ. ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट, इन द एम्पिरिकल स्टडी ऑफ अ मल्टी फैक्टर मॉडल बाय चेन, रोल एंड रॉस, a factor that appeared to have significant explanatory power in explaining security returns was the unexpected change in the rate of inflation, the risk premium on bonds, industrial production, A, B and C. अब जो empirical study है मल्टी फैक्टर मॉडल की बाय शेन, रोल एंड रॉस की, तो उसमें जो फैक्टर है जो अपीयर्ड हुआ था सिग्निफिकेंट एक्सप्लेनेटरी पावर में और जो एक्सप्लेन कर रहा था सिक्योरिटी रिटर्न को, उसमें अनएक्सपेक्टेड चेंज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी है, रिस्क प्रीमियम ऑन बॉन्ड्स भी है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी है. सो ये तीनों भी ऑप्शन करेक्ट है. सो ऑप्शन ए, बी एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ अ प्रोफेशनली मैनेज्ड पोर्टफोलियो कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म्स द मार्केट प्रॉक्सी on a risk adjusted basis and the market is efficient, it should be concluded that either the CAPM is invalid or the proxy is inadequate,
the proxy is inadequate, the CAPM is invalid, the CAPM is valid and the proxy is adequate. अगर मार्केट इफ़िशियंट है और प्रोफेशनली मैनेज्ड पोर्टफोलियो जो है वो कंसिस्टेंटली आउटफॉर्म कर रहा है और मार्केट प्रॉक्सी जो है वो रिस्क एडजस्टेड बेसिस पर है, तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं? तो इससे ये कंक्लूड होता है कि आइदर CAPM इज़ इनवैलिड है या फिर प्रॉक्सी जो है वो इनएडिक्वेट है. सो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसर्च बाय फैमा एंड फ्रेंच सजेस्टिंग दैट CAPM is invalid has generated which of the following responses? The theoretical source and implication of research that contradicts CAPM needs to be reconsidered. Estimates of assets betas need to be improved. Better econometrics should be used in the test procedure. All the above are true. अब जो रिसर्च है फैमा एंड फ्रेज ने किया हुआ, उन्होंने जो सजेस्ट किया है कि CAPM जो है वो इनवैलिड है और जनरेट करता है फॉलोइंग रिस्पॉन्सेस को, विच इनमें से कौन से रिस्पॉन्सेस को वो जनरेट करता है. तो ये जो सारे रिस्पॉन्सेस दिए गए हैं वो सारे के सारे करेक्ट है. सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रोल द ओनली टेस्टेबल हाइपोथेसिस एसोसिएटेड विद द CAPM इज whether the market portfolio is mean variance efficient, the exact composition of the market portfolio, the number of ex post mean variance efficient portfolios, the SML relationship. अब अकॉर्डिंग टू रोल जो है ओनली टेस्टेबल हाइपोथेसिस जो है जो एसोसिएटेड है हमारी CAPM के साथ, वो है हमारे मार्केट पोर्टफोलियो जो कि मीन वेरिएंस एफिशिएंट है. सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द CAPM हैज़ कम फ्रॉम डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट एवरेज रिटर्न बीटा रिलेशनशिप इज हाईली सिग्निफिकेंट. Non-systematic risk has significant explanatory power in estimating security returns. Professional investors do not generally outperform market indexes, demonstrating that the market is efficient. The intercept in tests of the excess return beta relationship is exactly 0. तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा. Professional investors do not generally outperform market indexes, demonstrating that the market is efficient. Option C is the correct answer. Next, the duration of a bond is a function of bond's coupon rate, time to maturity, yield to maturity, all of the above. तो जो ड्यूरेशन होता है हमारी बॉन्ड का, उसमें बॉन्ड का कूपन रेट का भी फंक्शन होता है, टाइम टू मैच्योरिटी भी होता है और यील्ड टू मैच्योरिटी भी आता है. सो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडिफाइड ड्यूरेशन यूज्ड बाय प्रैक्टिशनर इज इक्वल टू मैकेले ड्यूरेशन टाइम द चेंज इन इंटरेस्ट रेट टाइम्स 1 प्लस द बॉन्ड्स यील्ड टू मैच्योरिटी divided by 1 plus the bonds yield to maturity divided by 1 minus the bonds yield to maturity. अब जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन है वो यूज़ किया जाता है प्रैक्टिशनर्स के साथ, इक्वल टू मैकेले ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 1 प्लस बॉन्ड्स यील्ड टू मैच्योरिटी. ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरेस्ट रेट रिस्क ऑफ ए बॉन्ड इज the risk related to the possibility of bankruptcy of the bonds issuer, the risk that arises from the uncertainty of the bonds return caused by changes in interest rates, the unsystematic risk caused by factors unique in the bond, A and B. अब जो इंटरेस्ट रेट रिस्क होती है हमारी बॉन्ड की, वो किसके ऊपर होती है? तो वो होती है रिस्क दैट अराइजेस फ्रॉम द अनसर्टेनिटी ऑफ बॉन्ड्स रिटर्न कॉज्ड बाय चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट्स. इंटरेस्ट रेट में चेंजेस होने की वजह से जो एक अनसर्टेनिटी होती है बॉन्ड्स के रिटर्न्स की, उसके ऊपर ये बॉन्ड्स इश्यूअर की बैंक्रप्सी की पॉसिबिलिटी होती है. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टू बॉन्ड्स इज मोर प्राइस सेंसिटिव टू चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट्स? Per value bond X with 10 years to maturity and a 10% coupon rate or a 0 coupon bond
वाई विथ 10 years टू मैच्योरिटी एंड 10 years yield टू मैच्योरिटी। ऑप्शंस है बॉन्ड वाई बिकॉज ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन, बॉन्ड एक्स बिकॉज ऑफ लॉन्गर टाइम टू मैच्योरिटी, बॉन्ड एक्स बिकॉज ऑफ हायर yield टू मैच्योरिटी, both have same sensitivity because both have the same yield to maturity। अब हमारे पास दो बॉन्ड दिए गए हैं जिसके प्राइस सेंसिटिविटी जो है वो चेंज्ड इंटरेस्ट रेट्स में है। अब पहला जो है कि पर वैल्यू बॉन्ड एक्स जो है वो 10 years का है मैच्योरिटी को और 10% कूपन रेट है, और बॉन्ड वाई जो है वो 10 years मैच्योरिटी का है और 10% यील्ड टू मैच्योरिटी है। तो बॉन्ड वाई जो है वो लॉन्गर ड्यूरेशन का है, सो बॉन्ड वाई में ही हमें मैच्योरिटी या फिर वो उसे ही हम चूज करेंगे। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ हाईली लिक्विड सिक्योरिटी इज म्यूचुअल फंड यूनिट, ट्रेजरी बिल, शेयर, कमर्शियल पेपर। तो हाईली लिक्विड सिक्योरिटी जो है वो ट्रेजरी बिल होती है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्टिंजेंट इम्यूनाइजेशन इज a mixed active passive bond portfolio management strategy, is a strategy whereby the portfolio may or may not be immunized, is a strategy whereby if and when some trigger point value of the portfolio is reached, the portfolio is immunized to ensure and minimum required return, A, B and C। so जो कॉन्टिंजेंट इम्यूनाइजेशन होता है वो इन सारे स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, सो ऑप्शन डी ए, बी एंड सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडेक्सिंग ऑफ बॉन्ड पोर्टफोलियोज इज डिफ़िकल्ट बिकॉज बॉन्ड पोर्टफोलियोज का इंडेक्सिंग करना डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्लूडेड इन द मेजर इंडेक्सेस इज सो लार्ज दैट इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू परचेज देम इन प्रॉपर proportions। Many bonds are thinly traded, so it is difficult to purchase them at market price. The composition of bond indexes is constantly changing. All of the above। तो ये सारे जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डैश डैश इज द अमाउंट ऑफ मनी पर कॉमन शेयर that could be realized by breaking up the firm, selling the assets, repaying the debt and distributing the remainder to shareholders। बुक वैल्यू पर शेयर, लिक्विडेशन वैल्यू पर शेयर, मार्केट वैल्यू पर शेयर, टॉबिन्स क्यू। तो इनमें से जो लिक्विडेशन वैल्यू पर शेयर होती है वो अमाउंट होती है जो मनी पर कॉमन शेयर दैट कैन बी realized by breaking up of the firm, selling the assets, repaying the debts and distributing the remainder to the shareholders के साथ होती है। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, you wish to earn a return of 10% on each of two stocks C and D. Each of the stock is expected to pay a dividend of $2 in the upcoming year. The expected growth rate of dividends is 9% for stock C and 10% for stock D. The intrinsic value of stock C will be greater than the intrinsic value of stock D, will be same as the intrinsic value of stock D, will be less than the intrinsic value of stock D, cannot be calculated without knowing the rate of return on the market portfolio। तो जब हमें अर्न करना है रिटर्न दो स्टॉक्स पर, तो उनमें जो इंट्रिंसिक वैल्यू है स्टॉक सी की वो लेस होगी वैल्यू ऑफ स्टॉक डी के कंपेयर में। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा। सो फ्रेंड्स, in this way we have completed our third MCQ type series of securities analysis। इसके पहले हमने दो सीरीज़ कंप्लीट की है, उन दोनों सीरीज़ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आप इन सारी क्वेश्चंस को स्टडी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक पर जाकर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इन सीरीज़ को आप आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, एमकॉम के स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें ताकि ये सारी सीरीज़ का बेनिफिट सबको मिल सके। एक और सीरीज़ सिक्योरिटीज़ एनालिसिस के लेकर हम फिर से आएंगे और उसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे और कुछ क्वेश्चंस को। तब तक के लिए इन सारी सीरीज़ को पढ़ते रहिए, शेयर करते रहिए। फिर से मिलेंगे हमारी नेक्स्ट सीरीज़ में। थैंक यू।